हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल विद अ न्यू इंटरेस्टिंग स्टोरी। कहानी की शुरुआत में हम शू फैमिली के मिस्टर शू युएन को देखते हैं, जो अपनी बेटी को घर लेके आते हैं, जो 20 साल पहले हॉस्पिटल में चेंज हो गई थी। जैसे ही वो गाड़ी से उतरती है, तभी शू युएन कहते हैं, बेटा तुम घबराओ मत, तुम अंदर चलो। तभी वो कहती है, डैड मैं कैसे अंदर चल सकती हूँ। तभी वो कहते हैं, बेटा तुम टेंशन मत लो, मैं हूँ ना, और तुम्हारी मॉम वेकेशन पे गई है, जब वो आएंगी तो तुम्हें देख के वो बहुत ज्यादा खुश होंगी। वो दोनों गेट के बाहर खड़े होके बात कर रहे हैं, तभी उनकी नेबर उन्हें देख लेती है और फोटो क्लिक करके मिसेस शू को भेज देती है। तभी मिसेस शू फोटो देखते हैं जो अपने बच्चों के साथ वेकेशन पे है। जैसे ही वो फोटो देखती है तो वो हैरान हो जाती है, तुम्हारे डैड किसी और को लेके आए हैं घर पे, लगता है वो उनकी मिस्ट्रेस है, हमें जल्दी से जल्दी घर जाना चाहिए, मैं उन्हें रंगे हाथ पकड़ना चाहूंगी। तभी वो अपने बच्चों के साथ वेकेशन से निकल जाती है। हम देखते हैं घर पे वो दोनों बात कर रहे हैं। तभी वो बात लेती है तो उसके डैड रूम के बाहर खड़े होके बोलते हैं, बेटा अभी तो तुम्हारे लिए कोई कपड़े नहीं है, लेकिन मैंने तुम्हारे लिए तुम्हारे मॉम के कपड़े रखे, तो तुम उन्हें पहन सकती हो। बाद में वो अपनी मॉम की ड्रेस पहन के बाहर आती है। तभी वो देखती है कि उसके रूम में तो पानी ही नहीं है और वो पानी लेने के लिए हॉल में चली जाती है। जैसे ही वो हॉल में जाती है, उसके डैड वहाँ न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं। तभी वो कहती है, डैड आप अभी भी न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं। तभी वो कहते हैं, हाँ ये मेरी पुरानी आदत है न्यूज़पेपर रात को पढ़ने की, लेकिन तुम अभी सोई नहीं। तभी वो कहती है, नहीं डैड अभी मुझे पानी पीना था तो मैं पानी लेने आई थी। तभी वो अपनी शू फैमिली का जेड पेंडेंट उसके हाथ में दे देता है और कहता है, मेरे सभी बच्चों के पास है और मैं चाहता था कि ये तुम्हारे पास भी रहे। तभी वो अपनी मॉम की फोटो देखती है और कहती है, डैड ये मॉम है। तो वो कहता है, हाँ ये तुम्हारी मॉम है। तभी वो कहते हैं, डैड मॉम बहुत ज्यादा सुंदर है, और जेड पेंडेंट उसके हाथ से गिर जाता है। जैसे ही वो उठाने लगती है, तभी वहाँ पे मिसेस शू आ जाती है अपने बच्चों के साथ, और वो उन्हें देख के हैरान हो जाती है और कहती है, इन्हें शर्म नहीं है, ये इतनी कम उम्र की है और मेरे हस्बैंड के साथ मुझे चीट कर रही है। तभी उनका बेटा कहता है, मॉम क्या पता ये मिसअंडरस्टैंडिंग हो। तभी वो कहती है, ये मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं हो सकती, और वो अपने बच्चों के साथ अंदर चली जाती है। जैसे ही वो अंदर जाती है, उसके हस्बैंड हैरान हो जाते हैं, कहते हैं, तुम इतने जल्दी आ गई बच्चों के साथ वेकेशन पे। और वो कहती है, ये हो क्या रहा है यहाँ पे, तुम्हें शर्म नहीं आती, मेरे पीछे तुम किसी और औरत को इस घर में लेके आ। और वो उसे थप्पड़ लगा देती है। तभी वो कहता है, मेरी बात तो सुनो, कम से कम मैं बोलना क्या चाहता हूँ, ये तुम्हारी बेटी है। और उसे एकदम से फोन आ जाता है और वो फोन पिक करता है। तभी वो उसे कहता है कि मुझे अभी कंपनी जाना होगा, मैं तुम्हें सब बातें बाद में एक्सप्लेन कर दूंगा जब मैं घर आऊंगा। और वो वहाँ से चला जाता है। तभी शू शुएन अपनी मॉम को आवाज लगाती है, लेकिन वो उसे थप्पड़ लगा देती है और कहती है, तुम मेरी बेटी नहीं हो सकती, तुम मुझसे झूठ बोल रही हो, तुम कुछ छुपा रही हो, मुझे सच बताओ यहाँ चल क्या रहा है, तुम्हें शर्म नहीं आती, अपने से बड़ी उम्र के आदमी के साथ तुम रिश्ता रखती हो और तुमने मेरे कपड़े पहने हैं। तभी उनकी बेटियां कहती है, मॉम इन्होंने तो आपके कपड़े पहने हैं। तभी वो उसे फिर से स्लैप करती है। तभी वो कहती है, मॉम मैं आपकी बेटी हूँ, प्लीज मॉम मेरी बात का यकीन कीजिए, हॉस्पिटल में रुआरू के साथ में चेंज हो गई थी। तभी वो उसे मारने लगती है और कहती है, ऐसा नहीं हो सकता, जिसे मैंने जन्म दिया क्या मैं उसे नहीं पहचानूंगी, रुआरू ही मेरी असली डॉटर है, तुम झूठ बोल रही हो। तभी वो अपने बेटों से कहती है, इसे पकड़ो, और अपनी बेटियों से कहती है, इसके कपड़े उतारो और ये स्ट्रीट में नेक्ड घूमनी चाहिए, तभी सभी लोगों को पता चले कि एक मिस्ट्रेस होना क्या होता है। तभी वो चिल्लाने लगती है, प्लीज ऐसा मत करो, लेकिन वो उसके कपड़े उतारने लगती हैं और वो उसकी बॉडी पे निशान देख लेती हैं। तभी उसकी मॉम कहती है, ये क्या है, अब समझ आया तुम दोनों यहाँ पे कर क्या रहे थे। तभी वो कहती है, मॉम मैं गांव में रहती हूँ और गांव में मुझे किसी ने मारा था, ये उस चीज के निशान है। तभी लड़कियां कहती है, मॉम ऐसा नहीं है, ये उस चीज के निशान है, ये झूठ बोल रही है, ये तो लव बाइट्स है। तभी मिसेस शू को कॉल आता है उनके हस्बैंड का और वो फोन उठाती है। तभी शू युएन कहते हैं, तुम्हें समझ तो आ गया होगा ना मेरा और शू एन का रिश्ता। तभी वो कहती है, हाँ मुझे समझ आ गया, यहाँ चल क्या रहा है। तभी वो कहता है, तुम ऐसा करना, कल बच्चों के साथ ऑफिस आ जाना और मुझे एक बहुत जरूरी अनाउंसमेंट करनी है। और वो फोन कट कर देता है। तभी वो अपने बच्चों से कहती है, बच्चों इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट, मतलब तुम्हारे डैड इस मिस्ट्रेस को मेरी जगह देने वाले हैं, मैं तुम्हारे डैड को छोड़ूंगी नहीं, तुम इसे रूम में लॉक कर दो, मैं इसे कल ही बताऊंगी ऑफिस में। हम देखते हैं कि उसके डैड ऑफिस में हैं। तभी एक मैनेजर कहता है, हमने प्रॉब्लम सॉल्व कर ली है सर, आपको
अब रेस्ट कर लेनी चाहिए, आपने पूरी रात काम किया। तभी वो कहते हैं हाँ मुझे रेस्ट तो करनी चाहिए, और वो रेस्ट के लिए निकल जाता है। हम देखते हैं ऑफिस के बाहर शू फैमिली की गाड़ी रुकती है। तभी मिसेस शू उसके बच्चे और शू वैन को बांध के अंदर लेके आते हैं सभी ऑफिस वालों के सामने। तभी वो उसे वहाँ पे खड़ा करती है, तो सब ऑफिस वाले मिसेस शू को देख के ग्रीट करते हैं। और मिसेस शू कहती है मुझे पता है मेरे पति बहुत बड़ी कंपनी के मालिक है, और मुझे ये भी पता है कि बहुत छोटी उम्र की लड़कियां उसके साथ रहना चाहती है पैसों के लिए, पावर के लिए, लेकिन मिसेस शू सिर्फ मैं रहूंगी और आज मैं इस लड़की को आईना दिखाने वाली हूँ। गौर से देखो इस लड़की को, अगर कोई इसे किस करेगा तो मैं उसे 1000 युआन दूंगी, और अगर कोई इसके साथ सोएगा तो मैं उसे 5000 युआन दूंगी। तभी वहाँ के लड़के आपस में बात करते हैं कि हमारी तो महीने की सैलरी ही 3000 युआन है, और 5000 अगर हमें एक बार का मिल रहा है तो इसमें दिक्कत क्या। और सभी लड़के उसके ऊपर झपट पड़ते हैं और वो चिल्लाने लगती है प्लीज मुझे छोड़ दो, मुझे बचाओ प्लीज। और वो रेंगते हुए अपने मॉम के पैरों के पास जाती है और कहती है मॉम मैं सच में आपकी ही बेटी हूँ। 20 साल पहले रुआरू और मैं एक्सचेंज हो गए थे, मैं आपकी बायोलॉजिकल डॉटर हूँ। तभी वो उसे लात से परे कर देती है और कहती है तुम कभी मेरी बेटी नहीं हो सकती, और उसके हाथ से वो जेड पेंडेंट गिर जाता है। तभी रुआरू उस पेंडेंट को उठाती है और अपनी मॉम को देती है, देखिए मॉम इसके पास हमारी फैमिली का पेंडेंट है। और वो हैरान हो जाती है तुम्हारे डैड ने इस मिस्ट्रेस को ये पेंडेंट तक दे दिया, मैं इसे छोड़ूंगी नहीं। तभी वो अपने बेटे को कहती इसके डैड को फोन करो, इसकी सच्चाई इसके डैड को बताओ। तभी शुएन कहती है प्लीज मॉम मेरे डैड को कुछ मत बताना, वो एक बहुत गरीब फैमिली से है, हम विलेज में रहते हैं जहाँ अगर ऐसी बातें हुई तो उनका जीना वहाँ मुश्किल हो जाएगा। तभी वो कहती है ठीक है मैं नहीं बताऊंगी, लेकिन तुम्हें एक काम करना पड़ेगा, तुम्हें सबके सामने खुद को थप्पड़ लगाने होंगे, मुझसे माफी मांगनी होगी और कहना होगा कि मैं मिस्ट्रेस हूँ। तभी वो मना कर देती है, लेकिन फिर मिसेस शू फिर से अपने बच्चे को कहती है बेटा तुम कॉल लगाओ, और वो फिर कहती है कि मैं करने के लिए तैयार हूँ। और वो जोर जोर से खुद को रोते हुए थप्पड़ लगाती है और कहती है मुझे माफ कर दो, मैं ही मिस्ट्रेस हूँ, मुझे माफ कर दो, मैं ही मिस्ट्रेस हूँ। तभी ऑफिस के बॉयज उसे उठा लेते हैं, तो मिसेस शू कहते इसे यहाँ से ले जाओ। जैसे ही वो उसे ले जाने वाले होते हैं तभी वहाँ पे मिस्टर शू एन आ जाते हैं और जो कहते हैं यहाँ हो क्या रहा है। तभी वो कहती है यहाँ तुम्हारा पर्दाफाश हो रहा है, जो तुम कर रहे हो वही सबके सामने आ रहा है, ये तुम्हारी मिस्ट्रेस है ना। तभी वो कहता है तुम पागल हो चुकी हो, ये मेरी मिस्ट्रेस नहीं है, ये हमारी बायोलॉजिकल डॉटर है। तभी वो कहती है ऐसा नहीं हो सकता, और वो डीएनए रिपोर्ट्स निकालता है और उसे दिखाता है, तो वो हैरान हो जाती है। तभी मिस्टर शू कहता है मुझे ये बात तब पता चली थी जब लीवर डोनर के लिए हॉस्पिटल में बच्चे अपना सैंपल दे रहे थे, तो रुआरू का सैंपल हमसे मैच नहीं हुआ था, तभी हमें पता चला था कि वो हमारी बेटी नहीं है। तो मिसेस शू कहती है तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया, और वो शू एन को गले लगा लेती है और कहती है सॉरी बेटा, प्लीज मुझे माफ कर दो, मुझे नहीं पता था। तभी उसका भाई कहता है सॉरी सिस्टर, और वो अपना कोट निकाल के उसे पहना देता है। तभी वो कहती है कोई बात नहीं मॉम, हम फैमिली साथ में होने चाहिए, बाकी मुझे और कुछ नहीं चाहिए। तभी रुआरू उसे देख के बहुत गुस्सा करने लगती है कि अगर ये फैमिली में आ गई तो मेरी जगह तो कुछ भी नहीं रहेगी। नेक्स्ट हम देखते हैं फैमिली डिनर में शुएन अपने फादर को लेके आई है। तभी मिसेस शू और मिस्टर शू उनका थैंक यू कहते हैं और कहते हैं कि आपने हमारी बेटी को बड़ा किया, हम आपका एहसान कभी नहीं भूलेंगे। तभी वो कहते हैं ये तो मेरा फर्ज था, ये मेरी ही बेटी है, लेकिन मैं इसे इतना कुछ नहीं दे पाया जो आप दे सकते हैं। और तभी वो शुएन से कहता है बेटा अब तुम अपने बायोलॉजिकल पेरेंट्स के साथ रहो। तभी वो कहती है हाँ डैड मैं रहूंगी, लेकिन मैं हमेशा आपसे मिलने आया करूंगी। और वो खुशी खुशी उनके घर पे रहने लगती है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं घर पे मिसेस शू, मिस्टर शू और उनके बच्चे बैठे हुए हैं, और वो शुएन को ब्लेम कर रहे हैं कि उसने रुआरू को पुल में धक्का दिया, उसने उसे मारने की कोशिश की। तभी उसकी मॉम कहती है तुम्हारी जैसी बेटी होने से तो मुझे बेटी ही नहीं चाहिए, तुम्हें शर्म आनी चाहिए, तुम अपनी बहन के साथ ऐसी हरकत कैसे कर सकती हो। तभी मिस्टर शू कहते हैं तुम्हारी हरकत माफी के लायक तो बिल्कुल भी नहीं है। तभी रुआरू कहते हैं नहीं डैड एंड मॉम प्लीज आप ऐसा मत कहिए, ये हमारी सिस्टर है, मुझे ही यहाँ से चले जाना चाहिए क्योंकि ये आपकी बायोलॉजिकल डॉटर है और मैं तो अडॉप्टेड डॉटर हूँ ना। तभी मिस्टर शू से थप्पड़ लगा देते हैं और कहते हैं तुम्हें शर्म नहीं आती, वो तुम्हारी बहन है और तुम अपनी बहन के साथ ऐसा कैसे कर सकते हो। तो रुआरू उसके पास जाती है और कहती है देखो तुम्हारा कोई यकीन नहीं करेंगे, ये सब मेरी फैमिली और ये सब
मेरा यकीन करेंगे। तभी शुएन उसे गले से पकड़ लेती है और कहती है तुम झूठ बोल रही हो, ऐसा नहीं है, तुमने सब कुछ प्लान किया है, तुम बहुत बुरी हो। तभी मिस्टर शू कहते हैं तुमने फायर इंसिडेंट में भी ऐसा ही किया था और तुम आज भी ऐसा ही कर रहे हो, छोड़ो रुआरू को। और वो नहीं छोड़ती है। तभी मिस्टर शू बॉटल लेते हैं और उसके सिर में मार देते हैं और उसके सिर से बहुत ज्यादा खून बहता है और वो चक्कर खा के गिर जाती है। हम देखते हैं वो एक कब्र में है जहाँ रुआरू उसके ऊपर मिट्टी फेंक रही है। तभी उसे होश आता है और कहती है सिस्टर सिस्टर मुझे बचाओ, लेकिन वो फिर से उसे फावड़े से मारती है और उसकी आंखें बंद हो जाती हैं और उसके ऊपर मिट्टी फेंकती है और हंसती है, ये फैमिली मेरी है, सब मेरा है, मैं तुम्हें कभी मेरी जगह लेने नहीं दूंगी। तभी हम देखते हैं शुएन गार्डन में उठी और सोचती है मुझे तो रुआरू ने मार दिया था, ये कैसे हो सकता है, मैं जिंदा कैसे हो सकती हूँ। और वो अपने फोन में कैलेंडर देखती है कि अरे अभी तो 13 अगस्त है 2013, मैं तो 3 महीने पीछे आ गई। तभी वहाँ पे उसकी फैमिली आ जाती है और वो उसे ब्लेम करने लगती हैं कि तुम्हें शर्म नहीं आती, तुमने हम सबको जलाने की कोशिश की, तुम कैसी लड़की हो, तुम अपनी फैमिली को मारना चाहती थी, अगर रुआरू नहीं होती तो हम सब मर जाते, तुम्हारी वजह से रुआरू पूरी तरह से जल चुकी है, आज तुम्हें सजा तो मिलेगी चाहे जो हो जाए। तभी मिस्टर शू अपने बेटे से कहते हैं मेरी स्टिक लेके आओ और उसे स्टिक से मारने लगते हैं। तभी वो उसकी स्टिक झटक देती है और मिस्टर शू नीचे गिर जाते हैं और तभी वो रुआरू को थप्पड़ लगा देती है और कहती है ये थप्पड़ तुम्हारे झूठ बोलने के लिए। और वो फिर से उसे थप्पड़ लगाती है और कहती है ये थप्पड़ मुझे बुली करने के लिए। तभी वो सब कहते हैं तुम्हारा दिमाग खराब हो चुका है, रुआरू को इतनी चोट आई है और तुम उसे मार रही हो। तभी मिस्टर शू खड़े होके कहते हैं मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, आज मैं तुम्हें इतना मारूंगा तुम्हें अपनी मौत याद आ जाएगी। वो फिर से रुआरू को थप्पड़ लगाते और कहते हैं ये तुम्हारी प्लॉटिंग करने के लिए, तुमने ही फायर का प्लान किया और फंसा मुझे रही हो। तभी मिस्टर शू उसे फिर से मारने लगते हैं लेकिन वो हट जाती है और वो स्टिक जाके रुआरू को लग जाती है। तभी शुएन कहती है आप जैसी फैमिली से अच्छा है मेरी फैमिली ही ना हो, आपने मुझे कभी अपनी डॉटर नहीं माना, सबने मुझे ब्लेम किया, मैं गरीब फैमिली से थी, इसका क्या मतलब मेरा कोई ईमान नहीं था, क्या मुझे कोई प्यार करने का हक नहीं था, मैंने सबकी केयर की, सबका ध्यान रखा, लेकिन कभी किसी ने मेरी केयर नहीं की, सबको रुआरू की ही टेंशन थी। तभी मिस्टर शू कहते हैं तुम्हें शर्म नहीं आती, वो तुम्हारी बहन है। लेकिन शुएन उसे भी थप्पड़ लगा देती है और वो नीचे गिर जाता है और कहता है मेरे हार्ट में पेन हो रहा है। तभी रुआरू कहती है तुम्हें शर्म नहीं आती, तुम डैड को मार रही हो, मुझे तो मारा लेकिन अब तुम डैड को भी मार रही हो, तुम कैसी लड़की हो। तभी वो कहती है तुम तो अपना मुंह बंद ही रखो तो अच्छा होगा। और उसके बाद वो कहती है कि मैं इस फैमिली से अपने सारे रिश्ते तोड़ रही हूँ और वो वहाँ से चली जाती है। हम देखते हैं गेट के बाहर वो सोचती है कि मैंने इस फैमिली को सब कुछ दिया, हर एक चीज जो मुझसे हो पाया, मैंने प्यार दिया, इन्हें रिस्पेक्ट दी, जितना मैं केयर कर सकती थी हर एक पर्सन की, लेकिन ये कभी मेरे अपने बने ही नहीं। तभी उसे चक्कर आने लगता है और वो उसकी आंखों के सामने कुछ ऐसी चीजें आने लगती हैं जो कभी हुई ही नहीं थी और जिसमें आता है कि गोल्ड के प्राइजेस कुछ ही दिनों में बढ़ने वाले हैं, स्टार सर्च कंपटीशन कुछ ही दिनों में होने वाला है और शॉर्ट वीडियोस का ट्रेंड कुछ ही टाइम में बहुत तेजी से चलेगा। और वो अपनी होश में आती है। हम देखते हैं वो अपने फादर के पास चली जाती है जिन्होंने उसे अडॉप्ट किया था और वो अपने फादर से कहती है डैड मुझे पैसे चाहिए, मुझे गोल्ड खरीदना है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं शू फैमिली के घर पे सब लोग बात कर रहे हैं। तभी मिसेस शू कहती हैं अभी तक वो लड़की घर नहीं आई, उसे शर्म नहीं आती। तभी मिस्टर शू कहते हैं जब वो घर आएगी उसे तो मैं बताता हूँ, उसकी हरकतों का जवाब तो मैं उसे इस बार बहुत अच्छे से दूंगा। तभी मिसेस शू कहती है तुम उसको नील डाउन करोगे और उसे अच्छी पनिशमेंट दोगे ताकि अगली बार वो ऐसी हरकत करने से पहले जरूर सोच। तभी वहाँ पे हाई जुएन आ जाता है जो उनका बड़ा बेटा और वो कहता है कि मुझे शुएन का नंबर चाहिए और वो अपने पापा से उनका नंबर मांगता है। तभी वो कहते हैं मेरे पास उसका नंबर नहीं, मेरे पास सिर्फ बिजनेस कॉल्स आते हैं। तभी वो अपनी मॉम से नंबर तभी वो कहते हैं मैंने अभी फोन चेंज किया, मेरे पास भी उसका नंबर नहीं है। तभी वो रुआरू से नंबर मांगता है लेकिन उसके पास भी नहीं है। तभी वो अपने ब्रदर निंजर से उसका नंबर मांगता है लेकिन उसके पास भी नहीं है। तभी वो जेनी से उसका नंबर मांगता है लेकिन उसके पास नंबर नहीं है। फिर वो सोचता है क्या हम ही गलत हैं, वो हमारी सिस्टर है और हमारे पास उसका फोन नंबर तक नहीं है।
ऐसा कैसे हो सकता है। वो उसके स्कूल में जाके उसकी टीचर से मिलता है, तभी उसकी टीचर कहती है वो तो बहुत बेकार लड़की है, वो तो स्कॉलरशिप के बेस पे स्कूल में पढ़ रही थी, उसके बारे में बात भी मत करो। मुझे पता है शू फैमिली की सिर्फ एक ही डॉटर है जो हमारे कॉलेज में पढ़ती है, वो है रुआरू, और शुएन तो बहुत बेकार लड़की है, यहाँ तक कि वो साल में सिर्फ एक ही ड्रेस पहन के आती है, उसके पास कपड़े तक नहीं है, और उसके पास खाने के लिए सिर्फ अचार और ब्रेड के अलावा कभी कुछ नहीं रहा है, और वो सिर्फ डिपेंड है स्कॉलरशिप के ऊपर। हमारी कॉलेज को ऐसी लड़कियों को तो कम से कम एडमिशन भी नहीं देना चाहिए, उन जैसी लड़कियां अपने घर पे रह के काम करे वही अच्छा है, और मुझे तो वैसे ही पर्सनली वो बहुत बेकार लगती है। तभी हाई जुएन सोचता है ऐसा कैसे हो सकता है, क्या रुआरू ने कभी कोशिश तक नहीं की अपना रिलेशन शुएन के साथ बनाने की, ये सब हो क्या रहा है, क्या वो सही है। तभी मैडम कहती है तुम्हें पता है उसने एक कंपटीशन जीता था सिर्फ स्नीकर्स पाने के लिए, जो हम यूजुअली वैसे ही खरीद सकते हैं। तभी हाई शुएन को याद आता है वो अपना काम कर रहा है, तभी शुएन वहाँ आती है और कहती है ब्रदर मैं आपके लिए कुछ लेके आई हूँ, और वो बॉक्स खोलते जिसमें स्नीकर्स होते हैं, लेकिन हाई जुएन वो स्नीकर्स डस्टबिन में डालता है और कहता है दूसरी बार इस रूम में एंटर मत करना। तभी उसे धक्का सा लगता है, उसने मेरे लिए कंपटीशन जीता था और मैंने उसके साथ ऐसा किया, मैंने वो स्नीकर्स डस्टबिन में फेंक दिए थे, ऐसा नहीं हो सकता, मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ, मुझे उससे बात करनी होगी, मुझे असली बात पता लगानी होगी कि असल में ये हो क्या रहा है। और उसकी और मैम की बातें बाहर खड़ी रुआरू सुन लेती है, और रुआरू कहती है लगता है बिग ब्रदर को शक हो चुका है, मुझे कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा। हम देखते हैं हाई जुएन अपने ऑफिस में अपने मैनेजर को कॉल करता और कहता है मुझे शुएन के बारे में पता लगाना है, वो कहाँ पे है। तभी उसका मैनेजर उसे बताता है वो अपने अडॉप्टेड फादर के घर पे है। हम शुएन और उसके फादर को बैठे हुए देखते हैं, तभी शुएन गोल्ड प्राइजेस चेक करी और वो बहुत ज्यादा खुश होती है और कहती है डैड आपको पता है गोल्ड प्राइजेस बहुत ऊपर चले गए और जो गोल्ड हमने खरीदा था वो बहुत ज्यादा महंगा हो गया, वो 5000 का हो चुका है। तभी उसके डैड कहते हैं बेटा ये सब चीजें मुझे समझ नहीं आ रही है, मुझे सही से समझाओ। तो वो कहते हैं जितना हमारे पास गोल्ड है ना उसका ये समझ लो 5 टाइम्स हमारे पास हो चुका है। तो वो बहुत खुश हो जाती है। तभी वहाँ पे रुआरू अपने घर के बॉडीगार्ड को लेके आती है और कहती है बहन तुम क्या बात कर रही हो और तुमने मुझे जलाया था, तुम भूल चुकी हो क्या। तभी वो कहती है तुम यहाँ क्या कर रही हो, तुम निकलो मेरे घर से, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। तभी रुआरू कहती है ऐसा कैसे हो सकता है, मैं तुम्हें मजा चखा के रहूंगी और इस बार तो मैं तुम्हें जीने लायक तक नहीं छोड़ूंगी। और वो अपने बॉडीगार्ड को इशारा करती है, तभी बॉडीगार्ड उसे मारने लगता है तो शुएन अपनी प्लेट तोड़ के उसके गले पे रख देती, आओ मेरे पास, और वो पीछे हट जाता है। तभी रुआरू उसे स्लैप करने लगती है, लेकिन वो उसका हाथ पकड़ लेती है और वो उसे टांग से मारने लगती है, लेकिन वो उसकी टांग भी पकड़ लेती है और कहती है इस बार मैं तुम्हें मजा सिखाऊंगी ना कि तुम, और वो उसे नीचे गिरा देती है। तभी वहाँ पे हाई जुआन आ जाता है और जो ये सब देख के कहता है ये सब क्या हो रहा है रुआरू, और जैसे ही वो रुआरू के पास जाने लगता है उसका पैर फिसलता है और वो उसके ऊपर गिर जाता है। तभी शुएन कहती है ये हुई ना बात, ऐसे तो उसे चोट नहीं लगी थी, अब उसे चोट लग चुकी है। तभी वो खड़ा होता है और कहता है तुम ऐसा कैसे कर सकती हो, वो तुम्हारी सिस्टर है और तुम अपनी बहन को ऐसे हिट नहीं कर सकती, तुम्हें उसे माफी मांगनी चाहिए। तभी शुएन कहती है हाँ उसने कह दिया ना तो ये सब सच हुआ, वो अडॉप्टेड है और उसकी बात हमेशा सच हुई, जो मैंने कहा वो कभी सच नहीं माना गया, चाहे वो सच ही क्यों ना हो। वैसे भी शू फैमिली उसके इशारों पे चलती है, मेरा क्या है, मैं तो हमेशा झूठ ही बोलती हूँ ना। तभी हाई जुआन कहता है ऐसा नहीं है, मैं तुम पे यकीन करूंगा, मुझे बताओ तुम क्या कहना चाहती हो, क्या सच है। तभी वो कहती है मुझे कुछ नहीं कहना, तुम जाओ यहाँ से, और वो अपने फादर के साथ अंदर जाने लगती है, लेकिन हाई जुआन उसे रोक लेता और कहता है मुझे बताओ, मुझे पता है हमने बहुत चीजें गलत की है, मैं सब समझता हूँ, मैं तुमसे माफी मांगता हूँ और प्लीज घर चलो। तभी वो कहती है मैं उस घर में कभी नहीं जाऊंगी। तभी रुआरू कहती है ब्रदर इसने मुझे हिट किया, इसने मुझे मारने की कोशिश की, प्लीज यहाँ से चलो, मुझे यहाँ नहीं रहना, मुझे बहुत पेन हो रहा है। तभी हाई जुएन शुएन को पकड़ता है बाजू से, तभी वो देखता है कि उसकी बाजू
बाजू जली हुई है और वो पूछा तुम्हारी बाजू कैसे जली, ये सब कैसे हुआ। तभी शुएन का डैड हाई जुएन को थप्पड़ लगा देता और कहता है मैंने अपनी बेटी को बहुत नाजों से पाला था, लेकिन जब से वो तुम्हारे घर गई, जितनी बार वो मेरे घर आई, उसे हमेशा कहीं न कहीं चोट लगी हुई थी। और वो रोने लगता और कहता है बेटा तुम मुझे बताओ तुम्हें क्या हुआ, तुम्हें कहाँ चोट लगी है बेटा, एक बार तो बताओ मुझे, ये सब कैसे हुआ। तभी वो कहते हैं डैड ये मामूली सी खरोच है, कुछ नहीं हुआ, मैं ठीक हूँ, आप टेंशन मत लो। तभी वो खुद को थप्पड़ लगाने लगता है कि मैं बहुत गरीब हूँ, मैं तुम्हारी अच्छे से केयर नहीं कर पाया, मैं तुम्हारी रक्षा नहीं कर पाया, तभी ये लोग तुम्हें बुली कर रहे हैं ना बेटा, मैं अच्छा फादर नहीं बन पाया ना। तभी वो कहती है डैड ऐसा कुछ नहीं है। तभी हाई जुएन कहता है शुएन ये तुम्हें कैसे हुआ, मुझे बताओ, मैं तुम्हारे लिए हर एक चीज सही करने की कोशिश करूंगा। तभी शुएन कहती है जो मिरर एक बार टूट जाता है वो कभी जुड़ता नहीं, अगर जुड़ता भी है तो उसमें हमेशा लाइंस रह जाती है। आपने कब मेरी केयर की, मैंने खाना खाया नहीं खाया, मुझे कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, मुझे फीस के लिए पैसे तो नहीं चाहिए, मुझे ड्रेस के लिए पैसे तो नहीं चाहिए, बस रुआरू ने कह दिया कि इसने आग लगाई, मैंने आग लगाई और आप सब ने मुझे पनिशमेंट दी, इससे ज्यादा मुझे कुछ नहीं चाहिए, प्लीज आप लोग यहाँ से चले जाइए। तभी वो जाती और ड्रॉर से पेपर्स लेके आती और कहती है हाई जुएन ये रहे एग्रीमेंट पेपर्स, जो मैंने कहा था वो मैंने करके दिखाया, बस इन पेपर्स को तुम शू युएन के पास और जोंग मालनी के पास दे देना। ये एग्रीमेंट है कि मेरे अब शू फैमिली से कोई भी टाइज नहीं है, मैं अपने सारे टाइज तोड़ती हूँ। और वो अपने डैड को लेके अंदर चली जाती है। तभी हाई जुएन रुआरू को उठाता है और उसे भी वहाँ से लेके चला जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग शुएन अपने डैड को लेके एक नए घर में जाती है, जहाँ उसके डैड उस घर को देख के बहुत खुश होते और कहते हैं बेटा ये किसका घर है। तभी वो कहती है डैड ये हमारा घर है, मैंने इसे नया खरीदा है। तभी वो कहते हैं बेटा इतना महंगा घर खरीदने की क्या जरूरत थी। तभी वो कहती है डैड मैं आपको इस दुनिया की हर खुशी देना चाहती हूँ। तभी हम देखते हैं वो दोनों टीवी देख रहे हैं, जहाँ पे स्टार सर्च कंपटीशन के लिए एड चल रही है। तभी वो सोचती है मुझे कुछ ना कुछ तो करना ही चाहिए, मुझे पता है ये वो दौर है जहाँ पे म्यूजिक इंडस्ट्रीज हाई लेवल पे जाने वाली है। हम देखते हैं शू फैमिली अपने घर पे ब्रेकफास्ट कर रही है। तभी मिसेस शू कहती है वो लड़की अभी तक घर वापस नहीं आई, उसे शर्म तक नहीं आ, उसे अपने घर वापस आना चाहिए था। तभी मिस्टर शू कहते हैं रहने दो, वैसे भी उसका नाम तक मैं इस घर में नहीं सुनना चाहता। तभी वो सूप पीता और कहता है ये क्या बनाया हुआ है स्वयं, ये तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। तभी वो कहती है सॉरी सर, मैं आपके लिए नया बना के लेके आती हूँ। तभी वो कहता है रहने दो कोई बात नहीं। तभी वहाँ पे एल्डर डॉटर आ जाती है जो कहती है मिस वेंग आपने मेरी ड्रेस धोई तक नहीं। तभी वो कहते सॉरी बेटा मुझे याद नहीं रहा। तभी बाहर से मिंजर आ जाता है जो कहता है मिस वेंग आपने हमारी गाड़ियां तक नहीं धोई, अब मैं बिना गाड़ी के कैसे जाऊं। तभी वो कहती है सॉरी बेटा मुझे कुछ याद नहीं रह रहा, पहले तो शुएन थी, हर एक चीज संभाल लेती थी, हेल्प भी करती थी, अब अकेले संभालना थोड़ा मुश्किल हो रहा है। तभी मिसेस शू कहती है आप बात क्या कर रही हैं। तभी वो कहती है शुएन आप सबके लिए ब्रेकफास्ट बनाती थी, आप सबके सोने के बाद वो आपके लिए कपड़े धोती थी, आपके कपड़े आयरन करती थी और यहाँ तक कि वो मिंजर की कार तक वॉश करती थी। तभी वो कहती है ऐसा कैसे कर सकती है वो लड़की अकेले इतना ज्यादा काम, मैं हैरान हूँ। तभी मिस्टर शू कहते हैं रहने दो, उस लड़की को हम यहाँ बेटी बनाने के लिए लेके आए थे, लेकिन उसे नौकरानी ही बनना था ना, और उसने वही काम किया। तभी हाई जुआन कहता है हमें ऐसी बात तो कम से कम नहीं करनी चाहिए, हमें उसके काम के एफर्ट्स देखने चाहिए, उसने हमारे लिए कितना कुछ किया है, हमें उसे घर लेके आना चाहिए। तभी मिसेस शू कहती है तुम सब कुछ भूल चुके हो ना, उसने हमारे साथ क्या किया, अगर रुआरू नहीं होती तो हमारा पूरा परिवार जल चुका होता। तभी वो कहता है मॉम ये सच तो नहीं हो सकता ना, रुआरू को कंफ्यूजन भी तो हो सकता है। तभी वो कहती है रुआरू ने अपनी आंखों से देखा है, रुआरू कभी झूठ नहीं बोल सकती। तो हाई जुआन कहता है मॉम मैंने देखा है शुएन के बाजुओं में जलने का निशान, अगर ये प्लानिंग उसकी होती तो उसके बाजुओं में निशान नहीं होता, और मैं पूरा पता लगाना चाहूंगा कि असल में इस चीज के पीछे किसका हाथ था। अगर इसके पीछे शुएन हुई तो मैं उसे खुद जेल पहुंचाऊंगा, अगर इसके पीछे कोई और हुआ तो हमारी पूरी फैमिली शुएन से माफी मांगेगी। तभी मिस्टर शू कहते हैं हम उससे माफी क्यों मांगेंगे, हम उसके बायोलॉजिकल पेरेंट्स हैं। तभी वो कहता है डैड, तभी
तभी उन दोनों को रोकते हुए रुआ रू कहती है, डैड मॉम प्लीज आप शांत हो जाइए। तभी वो हाई जुएन से कहती है, भाई प्लीज आप मॉम एंड डैड को तंग मत कीजिए। तभी वो अपना एक पेपर लेती है और उनको दिखाती है, मॉम एंड डैड ये रही मेरी कंपोजिशन, मैंने ये सॉन्ग खुद लिखा है। तभी वो कहते हैं, हमारी डॉटर कितनी अच्छी है, कितनी टैलेंटेड है। और वो कहती है, मैंने इसे स्टार सर्च कंपटीशन के लिए लिखा और मैं इसे सबमिट करवाने वाली हूँ। हाई जुएन अपने ऑफिस के लिए निकलता है। तभी नैनी वैंग उसे पीछे से रोकती और कहती है, बेटा मुझे अच्छा लगा, यहाँ किसी को तो शुएन की परवाह है, उसका साथ दिया। बेटा ये रही शुएन की डायरी, मैं इसे तुम्हें देना चाहती हूँ और मैं चाहती हूँ तुम इसे पढ़ो और देखो यहाँ किसकी गलती थी और इसमें तुम्हें हर एक चीज क्लियर हो जाएगी। तभी वो उस डायरी को ले लेता है और अपने ऑफिस के लिए निकल जाता है। हम देखते हैं शुएन और उसके डैड घर पे हैं और वो उसे सॉन्ग सुना रही है। तभी उसके डैड कहते हैं, बेटा ये सॉन्ग कैसा, तुमने कहाँ सीखा। तभी वो कहते हैं, डैड ये सॉन्ग मैंने खुद लिखा है, ये मेरी कंपोजिशन है, मैंने बहुत सारे सॉन्ग्स लिखे हैं। और वो सॉन्ग्स अपने डैड को दिखाती है और कहती है, डैड मैं सोच रही हूँ कि मैं स्टार सर्च कंपटीशन के लिए ट्राई करूँ। तभी उसके डैड खुश हो जाते हैं और कहते हैं, बेटा अगर तुम करोगी तो मुझसे ज्यादा खुश तो कोई भी नहीं होगा। हम देखते हैं शुएन अपनी कंपोजिशन लेके स्टार सर्च ग्रुप में चली जाती है, लेकिन बाहर ही उसे बॉडीगार्ड रोक लेता है और कहता है, तुम्हारे यहाँ कोई जगह नहीं, यहाँ गरीब की तो कोई जगह नहीं, और उसे धक्का देके बाहर फेंक देता है। तभी उसके हाथ से सारे कंपोजिशन गिर जाते हैं। हम देखते हैं तभी एलन वहाँ कार लेके आता है और वो अपने कंपोजिशन उठा रही है। तभी एलन फोन पे बात करता है, सबके पेपर्स कैंसिल करो, सिर्फ रुआ रू का कंपोजिशन रखो क्योंकि वो मुझे डिसेंट लग रहा है। जैसे ही वो चलता है उसके पैर के नीचे एक कंपोजिशन आ जाता है। जैसे ही वो उठाता और पढ़ता है तो वो उस गेट कीपर से पूछता है, ये कंपोजिशन किसने लिखा। तभी वो कहता है, सर मैंने इस लड़की को यहाँ से भेज दिया है, ये बहुत बेकार लड़की है, मुझे नहीं पता ये कंपोजिशन किसका है। तभी वो कहता है, ये कंपोजिशन बहुत अच्छा और मुझे वो लड़की चाहिए जिसने ये कंपोजिशन लिखा है। तभी शुएन कहती है, ये कंपोजिशन मैंने लिखा है और मैंने ऐसे 30 कंपोजिशंस लिखे हैं। तो वो कहता है, तुमने बहुत अच्छा लिखा है, ऐसा डिवाइन सॉन्ग, ऐसा डिवाइन कंपोजिशन मैंने कभी नहीं देखा। और ये रहा कार्ड, मैं चाहूंगा कि तुम स्टार सर्च कंपटीशन की नाइट में जरूर आओ। और वो अंदर चला जाता है। देखते हैं हाउ जुएन अपने गार्डन में बैठा है और वो डायरी पढ़ रहा है। जैसे ही वो फर्स्ट पेज पढ़ता है उसमें लिखा है, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, मैं अपने परिवार में वापस आ चुकी हूँ, मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ, मैंने कभी नहीं सोचा था कि शू फैमिली मेरी फैमिली है, सब लोग बहुत काइंड है। तभी वो अपनी मेमोरी में चला जाता है जहाँ पे शुएन उसके रूम में उसके ट्रॉफीज देख रही है। तभी वो वहाँ पे आता है और कहता है, तुम यहाँ क्या कर रही हो, तुम यहाँ से कुछ चुरा रही हो। तभी वो कहते हैं, नहीं ब्रदर मैं कुछ चुरा नहीं रही। तभी वो उसके शूज की तरफ देखता है जो बहुत ज्यादा गंदे हो चुके हैं। तभी वो नैनी को आवाज लगाता है, इधर आओ और यहाँ सब कुछ साफ करो। तभी वो देखती है कि मेरे शूज गंदे हैं तो वो अपने शूज हाथ में उठा लेती है जहाँ उसकी सॉक्स तक फटी है। तो हाई जुएन एक कार्ड देता और कहता है, अपने लिए कुछ खरीद देना और निकलो यहाँ से, दूसरी बार यहाँ आना मत। और वो आंखों में आंसू लेता है कि सब कितना बुरा हुआ है उसके साथ। नेक्स्ट पेज जैसे ही वो निकालता है तो उसमें लिखा है कि आज मैंने क्लास में टॉप किया और मेरी फैमिली बहुत खुश है, इसलिए हमने रात को डिनर किया, लेकिन मुझे वो खाना अच्छा नहीं लगा जिस वजह से मेरा पेट खराब हो गया और मैंने सारी रात वॉमिटिंग्स की। हम मेमोरी में देखते हैं जहाँ वो कमोड के पास बहुत ज्यादा वॉमिटिंग्स कर रही है और जहाँ उसकी सिबलिंग्स उसके पास खड़ी है और कह रही है, तुम्हें अमीरों वाला खाना नहीं पचता ना, तभी तुम्हें उल्टियाँ हो रही हैं। अरे यहाँ पे कितनी स्मेल है, यहाँ जर्म्स है, हमें यहाँ से जाना चाहिए। और वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। तभी उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और कहता है, ये सब हमने क्या कर दिया। तभी वहाँ पे रुआ रू, मिस्टर शू और मिसिस शू आ जाते हैं। तभी उसकी मॉम सबको आवाज लगाती हैं, चिल्ड्रंस प्लीज बाहर आओ, हमें आपसे कुछ बात करनी है। तभी मिस्टर शू कहते हैं, मैं आज बहुत खुश हूँ, रुआ रू का कंपोजिशन सिलेक्ट हो चुका है और हमारी बात स्टार सर्च कंपटीशन के जज से हुई जिसने कहा है कि रुआ रू ही विनर है। तभी वो लोग खुश हो जाते हैं। तभी मिस्टर शू कहते हैं, अगर मेरी बेटी कंपटीशन जीत जाती है, जो तुम्हें चाहिए मैं तुम्हें दिलाऊंगा। तभी उसकी बहन कहती है, अगर तुम जीती जो तुम्हें चाहिए मैं भी तुम्हें वही दिलाऊंगी। तभी वो कहती है, मुझे कुछ नहीं चाहिए मॉम एंड डैड,
ब्रदर्स, सिस्टर मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस मैं ये चाहती हूँ जब मैं ये कंपटीशन जीतूं, जब मेरे हाथ में ट्रॉफी हो तो मेरे मॉम एंड डैड, मेरी सिबलिंग्स मेरे साथ हो। मैं चाहती हूँ आप नेक्स्ट वीक मेरे साथ चलो इस कंपटीशन में। तभी उसकी मॉम अनाउंसमेंट करती है हम सब उसके साथ जाएंगे और मैं चाहूंगी कि शू कॉर्पोरेशन वहाँ पे 6.66 मिलियन डोनेट करे और हमारी शू कॉर्पोरेशन में उस दिन छुट्टी रहेगी क्योंकि हमारी बेटी जीतती है। कंपटीशन के दिन पूरी शू फैमिली वहाँ पे प्रेजेंट है और शुएन और उसके स्टेप फादर भी वहाँ पे प्रेजेंट है। तभी शुएन के फादर कहते हैं मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मैं ऐसी जगह पे आऊंगा जिसे हमने हमेशा टीवी पे देखा था, आज मैं उस चीज को अपनी आंखों से देखूंगा। तभी मिस्टर शू रुआरू से कहते हैं क्या तुमने पूरी स्पीच याद कर ली है ना, अच्छे से बोलना। तभी वो कहती है हाँ डैड मैंने पूरी स्पीच याद कर ली है। तभी स्टेज से अनाउंसमेंट होती है हाय मैं आज आपका होस्ट एंड दोस्त और मैं आज विनर अनाउंस करने वाला हूँ कि स्टार सर्च कंपटीशन का इस साल का विनर कौन है और ये रहा उनका नाम मिसेस शू। और तभी शू रुआरू खड़ी हो जाती है और सबको थैंक यू करने लगती है कि आई एम रियली वेरी थैंक यू कि आप लोगों ने मुझे सपोर्ट किया, आपने मेरे कंपोजिशन को इतनी इम्पोर्टेंस दी, मैं आज यहाँ पे हूँ, ये सब मेरे पेरेंट्स की वजह से है, मेरी सिबलिंग्स की वजह से है, शू फैमिली की वजह से ही मेरे में इतना टैलेंट है। तभी उसके फादर खड़े होते हाँ मेरी बेटी बहुत ज्यादा टैलेंटेड है और मैं अपनी बेटी के ऊपर गर्व महसूस करता हूँ। तभी एलन कहता है प्लीज नॉइस मत कीजिए और अपनी सीट्स पे बैठ जाइए। तभी मिसेस शू कहते अरे ये लोग थोड़ा सस्पेंस बनाते हैं उसके बाद विनर अनाउंस करते हैं, तुम लोग भी ना बैठ जाओ ना। और वो बैठ जाते हैं। तभी एलन विनर अनाउंस करता है कि विनर हमारे हैं शुएन। और ये सब सुन के वो हैरान हो जाते हैं। तभी शुएन उठती है और स्टेज पे चली जाती है तो एलन उसे क्राउन पहनाता है और उसके हाथ में ट्रॉफी दे देता है। तभी वो सबको ग्रीट करती है और कहती है थैंक यू और मैं इस स्टेज पे आज खड़ी हूँ, ये बहुत बड़ी बात है, मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ। तभी रुआरू खड़ी होती है और कहती है ये अचीवमेंट मेरी है, तुम यहाँ कैसे खड़ी हो सकती हो, ये सब मेरा है, तुम ये सब नहीं ले सकती। ओ मैं समझी, तुम डायरेक्टर के साथ सोई हो ना तभी तुम्हें इसने विनर बनाया है ना, मेरी कंपोजिशन पहले सिलेक्ट हुई थी, मैं विनर अनाउंस हो चुकी थी, ये नहीं हो सकता। तभी मिस्टर शू कहते हैं मेरी बेटी टैलेंटेड है और मेरी बेटी को ही ये अवार्ड मिलना चाहिए, आप ऐसा किसी और को कैसे दे सकते हैं। तभी एलन कहता है ये अवार्ड आपकी ही बेटी को जा रहा है, शुएन को। मैंने पहले ही कहा था ये अवार्ड शू फैमिली की डॉटर को जाएगा जो शुएन है। अब मैं सबके सामने बुलाना चाहूंगा चेयरमैन को जो शू ग्रुप के हैं वो आए और विनर को विनर प्राइज दें 6.66 मिलियन। तभी वो स्टेज पे आता है और उसे अवार्ड दे देता है। तभी रुआरू गुस्से में कहती है ये सब हो क्या रहा है, ये सब मेरा है, ये इसे कैसे मिल सकता है, मुझे लगता है इसने एलन के साथ रात बिताई है तभी इसे ये अवार्ड मिल रहा है, ऐसे इसे ये अवार्ड नहीं मिल सकता, ये तो पढ़ी लिखी भी नहीं है, यहाँ तक कि इसने कभी सॉन्ग भी नहीं सुना है, ये कंपोजिशन तो लिख ही नहीं सकती। तभी एलन कहता है इसने एक कंपोजिशन नहीं 30 कंपोजिशंस लिखी है। तभी रुआरू कहती है मैं ये मान ही नहीं सकती कि ये कंपोजिशन इसकी है। तभी शुएन कहती है ठीक है मैं तुम्हारा डाउट दूर करती हूँ और वो एलन से कहती है तुम म्यूजिक प्ले करो और मैं अपनी कंपोजिशन खुद गाना चाहूंगी। और वो सबके सामने उस कंपोजिशन को गाती है। फिर भी रुआरू को यकीन नहीं होता और कहती है मुझे लगता है ये कंपोजिशन एलन ने लिखी है क्योंकि एलन वर्ल्ड का फर्स्ट कंपोजिशन क्रिएटर है और मुझे पता है ये उसी ने लिखी है और उसने तुम्हें दी है ना, तुम एक रात उसके साथ थी। तभी शुएन कहती है तुम्हारा दिमाग खराब हो चुका है, ये कंपोजिशन मेरी है और मैंने ऐसी ही 30 कंपोजिशंस लिखी हैं। तभी रुआरू कहती है 30 कंपोजिशंस का मतलब है तुम 30 दिन एलन के साथ थी ना, हर एक दिन एक कंपोजिशन। तो शुएन कहती है तुम्हारा दिमाग खराब हो चुका है, मैं इस बारे में और कुछ बात नहीं करना चाहती, तुम पागल हो चुकी हो। तभी वहाँ पे मिस्टर शू आ जाते हैं और कहते हैं ये मेरी बेटी की पोजीशन है, तुम इसे नहीं ले सकती और तुम्हारे पास तो इतना टैलेंट भी नहीं है। तभी मिसेस शू कहती है तुम बेकार लड़की, तुम बदतमीज, तुम्हें शर्म नहीं आती, तुम झूठ बोलती हो और ये पोजीशन हमारी रुआरू की है, तुम इसे कैसे ले सकती हो। तभी वहाँ पे उसकी बेटी आ जाती है जो कहती है ये पोजीशन रुआरू की है, रुआरू बहुत ज्यादा टैलेंटेड है, अगर तुम्हारे अंदर इतना ही टैलेंट है तो तुम अभी हमारे सामने हमें कॉम्पोजिशन लिख के
बताओ और हम तुम्हें 1 घंटा देते हैं, उस 1 घंटे में तुम्हें कॉम्पोजिशन लिखनी है। तभी शुएन कहती है ठीक है, मुझे 1 घंटा नहीं चाहिए, मुझे 3 मिनट्स चाहिए। तभी वो एलन को कहती है मुझे पेपर एंड पेन दो, और वो वहाँ पे कॉम्पोजिशन लिखने लगती है और वो कॉम्पोजिशन 3 मिनट में पूरी कर लेती है। तभी एलन उस कॉम्पोजिशन को देखकर एलन बहुत ज्यादा खुश हो जाता है, ये तो बहुत ज्यादा डिवाइन है, मैंने ऐसा कभी नहीं देखा है। तभी वो कॉम्पोजिशन उसके मॉम डैड वो भी देखते हैं। तो रुआरू कहती है मॉम डैड ये टैलेंट मेरा है, आपको समझ नहीं आएगा, मैं इसे देखती हूँ। और रुआरू उसे पढ़ने लगती है और कहती है ये तो सच में बहुत अच्छा लिखा है। तभी शुएन कहती है अब शर्त के मुताबिक अगर मेरी कॉम्पोजिशन सच्ची हुई और मैंने ये कॉम्पोजिशन लिखी तो आप सबको नील डाउन करना होगा। अब आपको नील डाउन करना चाहिए। तभी मिस्टर शू कहते तुम्हारा दिमाग खराब हो चुका है, हम तुम्हारी फैमिली है। तभी शुएन कहती है यहाँ पे मीडिया बैठी है, अगर आप नहीं करते हैं तो ये एक्सपोज हो जाएगा। तभी वो कहता है नहीं मैं नहीं कर सकता, तुम अपने बायोलॉजिकल फादर को ये सब करने के लिए कह रही हो, तुम्हारा दिमाग खराब हो चुका है। तभी शुएन कहती है ठीक है, अगर आपको नहीं करना तो मैं चाहूंगी कि रुआरू अपने नील डाउन पे आए और मुझसे माफी मांगे। तभी उसकी फैमिली रुआरू को कहती है रुआरू तुम्हें करना होगा, नहीं तो हमारी फैमिली बैंकरप्ट हो जाती है। तो रुआरू उनको बेचारे होके देखती है आंखों में आंसू लेके और वो नील डाउन हो जाती है और कहती है मुझे माफ कर दो, मुझे तुम्हारे और एलन के बारे में ऐसा नहीं कहना चाहिए था, मुझे माफ कर दो। तभी शुएन कहती है मैं तुम्हारी अपॉलॉजी एक्सेप्ट नहीं करूंगी। और वो वहाँ खड़े मीडिया को कहती है आपने ये सब रिकॉर्ड कर दिया ना, तो आप इसे पोस्ट कर सकते हैं। तभी वो मीडिया पोस्ट कर देती है और सबके फोन में वो वीडियो आ जाता है। तभी रुआरू दुखी हो जाती है। तो शुएन कहती है मीडिया आपको इंटरव्यू लेना है ना विनर का, तो आप आ सकते हैं। जैसे ही मीडिया आने लगती है और वो रुआरू के ऊपर से आ जाते हैं, कोई उसे लात से मारता है, कोई उसके हाथ पे पैर रख देता है। तभी शुएन कहती है मैं यहाँ बहुत ज्यादा खुश हूँ, मैं जीत गई इस प्राइज को, ये सब मेरी मेहनत का कमाल है। पहले तो मैं इस मंच का धन्यवाद करती हूँ जिसने मुझे इतना बड़ा मौका दिया, दूसरा मैं शू कॉर्पोरेशन का धन्यवाद करती हूँ जिसने मुझे 6.66 मिलियन दिए, तीसरा मैं अपने डैड को इन पैसों से घुमाने लेके जाना चाहती हूँ। और वो कहती है डैड प्लीज आइए। तभी सभी मीडिया कहते हैं ये कितनी अच्छी है, ये अपने अडॉप्टेड डैड का कितना ध्यान रख, वो अपने डैड के साथ वहाँ से चली जाती है। तभी हम देखते हैं हाउ शुएन उसके पास आता है और कहता है सिस्टर आई एम सॉरी, मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ, तुम जीत चुकी हो और ये रहा कार्ड, जो तुम्हें खरीदना होगा तुम खरीद लेना। तभी वो कार्ड लेती है और वहीं पे फेंक देती है। तो मिंजर वहाँ पे आ जाता है। शुएन तुम्हारा दिमाग खराब हो चुका है, बिग ब्रदर अगर तुम्हें कुछ दे रहे हैं तुम्हें लेना चाहिए और तुम्हें घर चलना चाहिए। तभी हाई जुएन कहता है मिंजर चुप हो जाओ, तुम्हारा दिमाग खराब हो चुका है। तो शुएन कहते मुझे तुम्हारे पैसों की कोई जरूरत नहीं है, तब तुम्हारे पैसे कहाँ थे जब मुझे फीस भरनी थी, तब तुम्हारे पैसे कहाँ थे जब मेरे पास शूज नहीं थे, तब तुम्हारे पैसे कहाँ थे जब मेरे पास ड्रेस नहीं थी, अब तुम मेरे पास आ रहे हो। और वो वहाँ से अपने डैड के साथ चली जाती है। तभी मिंजर कहता है मैं इस लड़की को सबक जरूर सिखाऊंगा। तो हाउ जुएन कहता है तुम्हारा दिमाग खराब हो चुका है, वो हमारी बहन है, हमारा उससे खून का रिश्ता है, तुम नहीं जानते उसके साथ क्या क्या हुआ। और वो अपनी पॉकेट से डायरी निकालता है और मिंजर को दे देता है और कहता है इसे तुम एक बार जरूर पढ़ना। मिंजर रात को वो डायरी पढ़ता है जिसमें फर्स्ट पेज पे लिखा है कि थर्ड ब्रदर बहुत ज्यादा टैलेंटेड है और वो स्केटिंग करता है, मुझे बहुत खुशी है। और उसने नेशनल अवार्ड्स भी जीते हैं स्केटिंग के लिए, लेकिन उसके स्केटर्स टूट गए थे जिन्हें मैं रिपेयर कर रही थी। तभी वहाँ पे ब्रदर आ जाता है। तो मिंजर अपनी मेमोरी में चला जाता है जहाँ वो उसे उसके स्केटर्स के साथ देखता है। तभी वो उसे स्लैप कर देता है और कहता है तुमने मेरे स्केटर्स तोड़ दिए, तुम्हें शर्म नहीं आती। और वो वहाँ से चला जाता है और उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं कि मैंने उसके साथ कितना बुरा किया है। नेक्स्ट पेज जैसे ही वो पलटता है वहाँ पे लिखा है कि ओ नो थर्ड ब्रदर बीमार हैं, सब लोग बहुत टेंशन में हैं, अब क्या किया जाए। लेकिन मेरे पास एक आइडिया है। तुमको बताती है कि मैं कोल्ड वाटर से नहाती हूँ और मैं अपने ब्रदर के पास सोती हूँ ताकि उसका फीवर उतर जाए। फिर उसको याद आता है कि वो मेरे पास सोई थी। जैसे ही मुझे होश आया था तो मैंने शुएन को थप्पड़ लगाया था और कहा था कि तुम्हारी जैसी बेशर्म लड़की मैंने अपनी जिंदगी में नहीं देखी, निकलो यहाँ से। और वो वहाँ से चली जाती है।
नेक्स्ट मॉर्निंग हम देखते हैं शुएन अपने ऑफिस में बैठी है, तभी वहाँ पे एलन आता है और एलन कहता है शुएन तुम्हारे लिए बहुत बड़ी न्यूज़ है, आज तुम्हारा सॉन्ग रिलीज होने वाला है और तुम्हारे पिछले सॉन्ग्स को भी लोगों ने बहुत पसंद किया है। तभी शुएन कहती है मुझे सॉन्ग्स के साथ कुछ और भी करना होगा, आपको पता है हमारे इन सॉन्ग्स के ऊपर अगर कोई वीडियोस बनाता है हमें कुछ ऐसा प्लेटफॉर्म बनाना होगा। तभी एलन कहता है हमें और क्या करना चाहिए, तभी वो उसके कान में बताती है और एलन कहता है लेकिन इसके लिए हमें इन्वेस्टमेंट तो चाहिए ना। तभी शुएन कहती है हाँ इन्वेस्टमेंट तो चाहिए, चलो मैं कुछ सोचती हूँ। हम देखते हैं रुआ रू और जेनी एक रेस्टोरेंट में मिस्टर चीन का वेट कर रहे हैं और जेनी ने उनसे बात की है ताकि वो रुआ रू को चांस दे सके, उनके ऊपर इन्वेस्ट कर सके। तभी वहाँ पे मिस्टर चैन आ जाते हैं तो जेनी उठ के उन्हें ग्रीट करने लगती है, लेकिन मिस्टर चैन सीधे शुएन के पास चले जाते हैं और वो दोनों सुनती हैं कि मिस्टर चैन ने उन्हें 3 बिलियन का चेक दिया है और उनके साथ एक डील साइन की है। तभी रुआ रू को चक्कर आ जाता है तो मिस्टर चैन कहते हैं शुएन इसे क्या हो गया, ये फेंट हो गई, हमें हॉस्पिटल लेके जाना चाहिए। तभी शुएन कहते हैं मेरे पास फर्स्ट एड है और वो जाके रुआ रू को 3-4 थप्पड़ लगा देती है। तभी हम देखते हैं कि रुआ रू घर पे है और वो अपने बेड पे लेटी है। तभी हाय जुएन और मिंजर कहते हैं ये सब कैसे हुआ। तभी जेनी कहती है ये सब उस शुएन की वजह से हुआ है, उसने हमसे सब कुछ छीन लिया, उसने रुआ रू को इतना बुली किया मैं कभी सोच भी नहीं सकती। तभी वो कहती है उसने पहले रुआ रू को बुली किया, हमें आग में जलाने की कोशिश की, जब से वो हमारे घर में आई है उसने हमारे साथ कभी कुछ अच्छा नहीं किया। तभी मिंजर कहता है शायद हमें कुछ समझने में गलती हुई होगी, यहाँ तक कि उसने आज तक ये तक नहीं बताया स्कूल में कि वो शू फैमिली की डॉटर है, वो एक अपनी सिंपल लाइफ जीती रही है। तभी वो कहती है ऐसा तो है। तभी मिंजर उसे डायरी निकाल के देता और कहता है ये शुएन की डायरी है, जो हमने सोचा है देखा है उससे ये बिल्कुल अलग है और उनकी ये सब बातें रुआ रू सुन रही होती है चुप। तभी जेनी नोटबुक खोलती है जिसमें फर्स्ट पेज पे लिखा है कि मैंने रुआ रू के पियानो में ब्लेड्स नहीं लगाई थी, ये सब उसका प्लान था मुझे फंसाने का। उस दिन मेरा बर्थडे था और सब लोग रुआ रू की टेंशन कर रहे थे और मुझे नील डाउन करके पूरी रात बिठा के रखा था। मुझे बहुत ज्यादा ठंड लग रही थी, मुझे बहुत ज्यादा भूख लग रही थी, लेकिन किसी ने मुझे किसी भी चीज के लिए नहीं पूछा। तभी जेनी कहती है अरे ये तो मुझे याद है, ये सब रुआ रू और मेरा प्लान था, मैं ऐसा कैसे कर सकती हूँ, और वो रोने लग जाती है। तभी वो सेकंड पेज देखती है जिसमें लिखा है मेरी सिस्टर बहुत बड़ी फोटोग्राफर है और मैं उसकी हेल्प करना चाहती थी, तभी मैं उसकी मॉडल बनी थी। तभी जेनी मेमोरी में चली जाती है और वो पूल साइड पे उसके फोटोज क्लिक कर रही है। वो उसे पूल साइड में जाने के लिए कह रही है और वो कह रही है सिस्टर मैं गिर जाऊंगी। तभी जेनी को कॉल आता है और वो वहाँ से चली जाती है और शुएन पानी में गिर जाती है। तभी जेनी कहती है मैं कितनी बुरी हूँ, मैंने कभी उसकी तरफ ध्यान ही नहीं दिया और मैं उसे वहाँ ऐसे ही छोड़ के चली गई थी। और वो रोने लग जाती है और कहती है मुझे उससे माफी मांगनी है, मैं उससे माफी मांगना चाहती हूँ। तभी मिंजर भी खड़े होके कहता है चलो ना हम चलते हैं, मुझे भी शुएन से माफी मांगनी है। तभी हाई जुएन कहता है मैं बहुत बार कोशिश कर चुका हूँ शुएन से माफी मांगने की, लेकिन उसने हमेशा मुझे रिजेक्ट किया है। नेक्स्ट वीक उसका बर्थडे आ रहा है तो हम मॉम डैड को डिनर के लिए बोलेंगे, तभी हम उसे डिनर पे इनवाइट करेंगे, हम वहीं पे सारी मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्लियर कर लेंगे उसके साथ। तभी हम रुआ रू को देखते हैं जो उनकी सारी बातें सुनती और कहती है शुएन मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी और मैं तुम्हें कभी शू फैमिली का पार्ट बनने नहीं दूंगी, चाहे मुझे जो भी करना पड़े। शुएन के ऑफिस में जहां एलन भी है और मिस्टर चैन भी, वो सब देख रहे हैं जहां उन्होंने अपना नया प्लेटफॉर्म शुरू किया है ड्यूट्यूब शॉर्ट वीडियो। और तभी वहां पे हम देखते हैं यूजर्स उसमें एनरोल कर रहे हैं। तभी एलन कहता है अरे यहाँ तो 35,000 हो गए। तभी मिस्टर चैन कहते हैं अरे 35,000 नहीं, यहाँ तो 45,000 हो गए। तभी शुएन कहते हैं अभी आगे आगे देखिए होता है क्या, ये मिलियंस में होने वाले हैं और बहुत सारे ब्रांड्स हमारे पास आएंगे कोलैबोरेट करने अपनी एड्स के लिए, और हम मंथली। तभी एलन कहता है हाँ हम मंथली कम से कम $1,000 तो कमा ही लेंगे। तभी शुएन कहती है 1,000 नहीं, हम $1 मिलियन कमाएंगे, तुम देख लेना आगे आगे होता है क्या। हम देखते हैं मिस्टर शू और मिसेस शू फ्रेंड से वापस आ चुके हैं और वो अपनी फैमिली के साथ बैठे हैं। तभी
न्यूज अनाउंस होती है कि मिसेस शू शैन ने स्टार सर्च कंपटीशन विन किया। उसके बाद उन्होंने नया प्लेटफॉर्म लॉन्च किया जहां पे भी वो तरक्की कर रहे हैं और अभी उनकी नेटवर्थ कम से कम 1 बिलियन है। तभी मिस्टर शू कहते हैं ऐसा कैसे हो सकता है, ये लड़की इतना आगे कैसे पहुंच सकती है। तभी मिसेस शू कहती है तुमने ही तो इसे पैसे दिए थे ना 6.6 मिलियन। तभी हाई जुएन कहता है डैड ये उन पैसों से नहीं हुआ है, मिस्टर चैन ने 3 बिलियन का इन्वेस्ट किया था। तभी वो कहता है मिस्टर चैन ने इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट दे दी, वो भी शुएन को। तभी मिसेस शू कहती है हाँ दी होगी, लगता है वो उसके साथ सोई होगी और या तो वो प्रेग्नेंट होगी उस बच्चे की, वैसे भी उसको बूढ़े ही पसंद आते हैं। तभी हाई जुएन कहता है मॉम आप ऐसा कैसे कह सकती हैं, वो आपकी डॉटर है और वो हमारी सिस्टर है, हमारा उससे खून का रिश्ता है, आप किसी के बारे में ऐसी बात कैसे कर सकती हैं। तभी मिस्टर शू कहते तुम्हें उसकी बड़ी तकलीफ हो रही है, उसने इतना कुछ किया हमारी फैमिली के लिए, यहाँ तक कि उसने हमारी फैमिली डिस्ट्रॉय करने की कोशिश की, फिर भी तुम उसकी साइड ले रहे हो। तभी रुआ रू कह रही है डैड प्लीज आप शांत हो जाइए, आप गुस्सा मत कीजिए, आप अभी फ्रांस से आए हैं, लीजिए आप चाय पीजिए। तभी वो कहता है बेटा तुम्हें ही मेरी टेंशन होती है। तभी रुआ रू कहती है डैड लगता है शुएन की कंपनी फ्रॉड है और लगता है वो कुछ इलीगल काम कर रही है, तभी वो इतने जल्दी तरक्की कर रही है। मैंने बिजनेस पढ़ा है और मुझे पता है जो वो शॉर्ट वीडियो प्लेटफॉर्म से पैसे कमाने की कोशिश कर रही है वो ज्यादा नहीं चलेगा, आप टेंशन मत लीजिए। तभी मिस्टर शू अपने बेटों से कहते हैं तुम लोगों को शर्म नहीं आती, तुम लोगों ने शू कॉर्पोरेशन संभाल के रखा है, फिर भी तुम्हें इतना तक नहीं पता, यहाँ सीखो रुआ रू से, वो सब कुछ समझती है, वो सब जानती है, वो इतनी टैलेंटेड लड़की है। तभी मिसेस शू कहती है हाँ रुआ रू बहुत ज्यादा टैलेंटेड है। तभी मिस्टर शू कहते हैं मेरी एक ही बेटी है जो सब समझती है, बाकियों को तो पता नहीं क्या हो गया है, इन्हें तो बस शुएन की पड़ी है, बस शुएन के बारे में ही बात कर रहे हैं, उन्हीं की साइड ले रहे हैं। तभी हाई जुएन कहता है डैड वो हमारी सिस्टर है और उससे हमारा खून का रिश्ता, आप ऐसा कैसे कह सकते हैं। तभी उसका डैड उसे थप्पड़ लगा देता है और कहता है तुम मुझसे ऐसी आवाज में बात करोगे, वो भी उस लड़की के पीछे जिसने हमारे परिवार को खत्म करने की कोशिश की। तभी रुआ रू कहती है प्लीज सिबलिंग्स शांत हो जाओ, मॉम एंड डैड को इतना तंग मत करो। और वो अपने डैड को शांत करती है और उन्हें चाय देती है। तभी वो कहते हैं बेटा देखो हम तुम्हारे लिए पेरिस से क्या लेके आए, और वो बहुत सारे गिफ्ट्स उसे देने लगते हैं। तभी हाई जुएन कहता है नेक्स्ट वीक रुआ रू और शुएन का बर्थडे है, तो मैं चाहता हूँ कि हम एक डिनर अरेंज करें जिसमें शुएन भी आए, और वो सब मान जाते हैं। हम देखते हैं नेक्स्ट वीक बर्थडे वाले दिन हाउ जुएन, जेनी और मिंजर शुएन से मिलने उसके ऑफिस जाते हैं, जहां शुएन मिस्टर चैन और एलन से बात कर रही है। जहां एलन कहता है कि पिछले वीक सिर्फ हमारे पास 100 फॉलोअर्स थे, अब हमारे पास 500 मिलियन फॉलोअर्स हैं, उसमें से 10 मिलियन वेरीफाइड्स हैं, कुछ वेरीफाइड्स नहीं हैं, कुछ के 10 मिलियन प्लस फॉलोअर्स हैं और कुछ के 100 मिलियन प्लस फॉलोअर्स हैं। अगर ऐसा ही चलता रहा तो हम 1 बिलियन से 5 मिलियन तक कमा लेंगे। तभी वो सब अंदर आते हैं और रुआ रू उनको देख के हैरान हो जाती है। तभी वो रुआ रू को हैप्पी बर्थडे विश करते हैं, लेकिन वो कहती है आप लोगों को मेरा बर्थडे याद है, ये हैरानी की बात है। तभी मिंजर कहता है मॉम एंड डैड ने शाम को डिनर रखा हुआ है और हम चाहते हैं तुम भी आओ, प्लीज सिस्टर हमें माफ कर दो, हमने तुम्हें मिसअंडरस्टैंड किया, लेकिन हमारे पास तुम्हारी डायरी और अब हमें सब पता है क्या सच है क्या झूठ है। तभी जेनी कहती है हाँ सिस्टर हमें माफ कर दो, ये रही तुम्हारी डायरी, हमने इसे पढ़ा और हमें बहुत गलत फहमियां थी जो अब दूर हो चुकी हैं। तभी डायरी उसके हाथ से गिर जाती है और जहाँ वो पेज है जहाँ पिछले साल उसने बर्थडे के बारे में लिखा था, मेमोरी में चलते हैं जहाँ शुएन और रुआ रू का बर्थडे है और वो सब उसे लेने के लिए स्कूल पहुँचते हैं, जहाँ वो रुआ रू को देख के बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं और रुआ रू उनके पास चली जाती है। तभी मॉम एंड डैड हैप्पी बर्थडे बेटा, और उनके सिबलिंग्स भी हैप्पी बर्थडे। और तभी मॉम डैड कहते हैं बेटा हम तुम्हें लेने के लिए आज स्कूल आए हैं और हम चाहते हैं तुम हमारे साथ चलो, हम तुम्हारी पसंद की चीजें खरीदेंगे और शाम को डिनर करेंगे। और रुआ रू उनके साथ बैठती है गाड़ी में। तभी वहाँ पे शुएन आ जाती है, लेकिन शुएन को कोई भी अपनी गाड़ी में नहीं बिठाता। पहले वो हाई जुएन के पास जाती है तो वो कहता है मेरी गाड़ी में जगह नहीं है। फिर वो जेनी के पास जाती है और जो कहती है मेरी गाड़ी में गरीब लड़कियों के लिए कोई जगह नहीं है। उसके बाद वो मिंजर के पास जाती है, वो कहता है कभी नहीं,
और वो सब वहाँ से चले जाते हैं। जबकि आज शुएन का बर्थडे भी था, लेकिन सबको रुआरू के बर्थडे की ही याद थी। हम फ्लैशबैक से वापस आ जाते हैं। तभी शुएन कहती है, लगता है ये रुआरू का कोई नया प्लान है जो मुझे डिस्ट्रॉय करना चाहती है। मैं आपके साथ नहीं चल सकती, मुझे नहीं जाना है। मैं अपना बर्थडे अपने डैड के साथ सेलिब्रेट करूंगी। तभी पीछे से उसके डैड आ जाते हैं जो कहते हैं, शुएन देखो ना, मैं तुम्हारे लिए केक लेके आया हूँ। तभी वो कहती है, डैड मैं आती हूँ, आज हम डिनर करेंगे। और वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। एक होटल में शू फैमिली डिनर के लिए वेट कर रही है। तभी मिस्टर शू और मिसेस शू रुआरू से कहते हैं, बेटा तुम टेंशन मत लो, एक बार शुएन को आने दो, आज तो उसे ऐसा सबक सिखाएंगे जो वो कभी नहीं भूल सकती और तुमसे वो माफी जरूर मांगेगी, तुम इस बात की टेंशन मत लो। तभी वहाँ पे हाउ जुएन, मिंजर और जेनी आ जाते हैं। तो मिस्टर शू कहते हैं, शुएन कहाँ पे है, क्या वो नहीं आई? तभी वो कहते हैं, नहीं सिस्टर, थोड़ा बिजी है इसलिए वो नहीं आई। तो वो सब डिनर टेबल पे बैठ जाते हैं। तभी वहाँ पे वो डिनर के लिए कहते हैं कि डिनर सर्व कर दिया जाए। तो डिनर सर्व हो जाता है। तभी मिस्टर शू कहते हैं, इतनी महंगी वाइन 300,000 युआन की जो हमने ऑर्डर ही नहीं की थी। तभी वेटर कहता है, ये स्पेशली मिस शू के लिए है, ये आपके लिए हमारे होटल की तरफ से है। तभी वो सब इंजॉय करने लगते हैं और वो वाइन पीने लगते हैं। हम देखते हैं दूसरी तरफ होटल में मिस शू और उसके डैड एंटर होते हैं। तभी वहाँ पे मैनेजर आता है और उनको ग्रीट करता है और कहता है, हमने आपके लिए स्पेशली प्राइवेट रूम अरेंज किया है, आप चलिए मैं आपको वहाँ छोड़ के आता हूँ। लेकिन जो रूम उन्होंने अरेंज किया है वहाँ शू फैमिली पहले से ही है। जैसे ही वो अंदर जाती है वो उनको देख के हैरान हो जाती है। तभी मैनेजर कहता है, ये शायद कुछ गलत फहमी है, मैं इसे ठीक करता हूँ। तभी वो इशारे से कहती है, कोई बात नहीं। तभी मिसेस शू कहती है, ओह यहाँ पे गरीब लोग भी आए हैं, अब इन्हें कहाँ से हम खाना देंगे। और वो एक टुकड़ा उनकी तरफ फेंकती है, ये उठाओ और खाओ और यहाँ से चले जाओ। तभी वहाँ पे उसके भाई आ जाते हैं जो शुएन को देख के खुश होते हैं और कहते हैं, सिस्टर आफ्टर ऑल हम एक फैमिली है, आओ ना हमारे साथ बैठ के डिनर करो। और वो खुद भी बैठती है और अपने डैड को भी बिठाती है। तभी मिस्टर शू कहते हैं, तुम्हें बैठने से पहले हमें ग्रीट करना चाहिए था और रुआरू से माफी मांगनी चाहिए थी, इससे जल्दी माफी मांगो, नहीं तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। तभी शुएन अपने डैड को वाइन सर्व करती है और खाना भी सर्व करती है और कहती है, डैड एक बार टेस्ट करो, ये बहुत टेस्टी है। पे मिस्टर शू आ जाते हैं और कहते हैं, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इतनी महंगी वाइन इस आदमी को देने की जिसने कभी वाइन देखी तक नहीं है। और वो उसके हाथ से उस वाइन को लेने लगते हैं। शुएन उस वाइन को छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। तभी मिस्टर शू उस वाइन को उसके हाथ से खींचने लगते हैं। तभी शुएन उस वाइन को छोड़ देती है तो मिस्टर शू वाइन के साथ नीचे गिर जाते हैं, जिस वजह से वाइन भी गिर जाती है। तभी मिस्टर शू उठते और कहते, तुम पागल हो चुकी हो, इतनी महंगी वाइन तुमने तोड़ दी, तुम्हें शर्म नहीं आती। तभी वो कहती है, शू युएन तुम्हारा दिमाग खराब हो चुका है क्या? तभी मिस्टर शू कहते हैं, तुम मेरी बेटी हो, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरा नाम लेने की? तभी वो कहती है, तुम्हारा और मेरा कोई रिश्ता नहीं है और मैं तुम्हारा नाम ले सकती हूँ। तो वहाँ पे रुआरू आ जाती है जो कहती है, सिस्टर प्लीज ऐसा मत करो, वो हमारे डैड हैं, वो परेशान हो जाएंगे, तुम इतना दुखी उन्हें मत करो। तभी वो उसे थप्पड़ मार देती है और कहती है, तुम तो चुप ही रहो, तुम हमेशा फ्रेम करने आ जाती हो, मुझे तुम्हारा पता है कि तुम मुझसे कितनी नफरत करती हो। तभी मिसेस शू कहती है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई रुआरू को थप्पड़ लगाने की, तुम्हें मैं छोड़ूंगी नहीं। तभी शुएन कहती है, जो तुम लोगों ने वाइन तोड़ी है उसकी कॉम्पनसेशन मुझे दो, नहीं तो मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। तभी वहाँ पे मैनेजर आ जाता है जो सब कुछ देखता है। तभी मिस्टर शू मैनेजर को कहते हैं, इसे यहाँ से बाहर निकालो। तभी मैनेजर कहता है, आई एम सॉरी मिसेस शुएन, ये हमारी गलती है, ये रूम हमने आपके लिए बुक करवाया था, लेकिन पता नहीं ये लोग यहाँ पे कैसे आ गए, मैं इन्हें बताता हूँ, इनको कॉम्पनसेशन देनी होगी, वो वाइन सिर्फ आपके और आपके डैड के लिए थी, मैं पुलिस को बुलाता हूँ। तभी मिस्टर शू कहते हैं, हाँ पुलिस को बुलाओ। और पुलिस वहाँ पे आती है तो वो कहता है, शुएन को यहाँ से ले जाओ, ये सब इसी की गलती है। तभी पुलिस उसे पकड़ लेती है और कहती है, हमें पता है, हमें मैनेजर ने सब कुछ बता दिया है, आपने शुएन को बुली किया, यहाँ तक कि आपने इतनी महंगी प्रॉपर्टी डिस्ट्रॉय कर दी जिसके लिए आप कॉम्पनसेशन देने से भी मना कर रहे हैं। तभी वो कहता है, वो प्रॉपर्टी मेरी बेटी की थी और ये मेरी बेटी और
मैं इसका फादर हूँ, ऐसा नहीं हो सकता, आप मुझे नहीं पकड़ सकते। तभी वो पुलिस को थप्पड़ लगा देता है और पुलिस उसे वहाँ से लेके चली जाती है। तो मिसेस शुएन कहती है, तुम कैसी बेटी हो, तुम अपने ही डैड को जेल भेज रही हो, तुम्हें शर्म नहीं आती। और वो उसे थप्पड़ लगाने लगती है, लेकिन वो उसका हाथ पकड़ लेती है और उसका हाथ झटक देती है। तभी उसका पैर मुड़ता है और वो गिर जाती है और उसके बच्चे उसके पास आ जाते हैं और कहते हैं, मॉम आप ठीक हो ना। तभी वो कहते हैं, यहाँ से चलो, मुझे दर्द हो रहा है। हम देखते हैं हाउ जुएन लास्ट में अपनी पॉकेट से कार्ड निकालता है और उसे देता है कि सिस्टर ये 300,000 युआन है, प्लीज आप डैड को छुड़वा दो। तभी वो कहती है, मैं इसे कॉम्पनसेशन तो रख लूंगी, लेकिन जो उन्होंने पुलिस के साथ किया उसके लिए तो उन्हें सजा मिलनी ही चाहिए। और वो भी वहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं मिस्टर शू घर आते हैं। तभी वो अपनी फैमिली से मिलते हैं तो रुआरू उनके पास आती है और कहती है, डैड आप ठीक है ना। तभी वो कहता है, हाँ मैं 3 दिन के लिए जेल जाने वाला था, लेकिन पता नहीं 15 दिन कैसे हो गए। तभी हाउ जुएन कहता है, ये सब रुआरू की वजह से हुआ है, रुआरू ने आगे आपके दिन बढ़ाए हैं। तभी वो कहता है, मेरी रुआरू बहुत इनोसेंट है, इसे शायद समझ नहीं आया होगा। और वो रुआरू को देख के कहता है, तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है। जब मैं और तुम्हारी मॉम पेरिस गए थे तो हमने तुम्हारे लिए कुछ प्लान किया था। हमने यालिस ग्लोबल लग्जरी ब्रांड से तुम्हारे बारे में बात की थी और वो तुम्हें अपना एजेंट बनाने के लिए तैयार है। बस तुम उनके लिए काम करना शुरू कर दो, उसके बाद 6 महीने में तुम इस सिटी की सबसे बड़ी एंटरप्रेन्योर बन जाओगी। तभी वो बहुत खुश हो जाती है, थैंक यू डैड, और उसके हाथ से चाकू गिर के उसके डैड के पाँव में लग जाता है। हम देखते हैं ऑफिस में एलन किसी को लेके आता और कहता है, ये मिस्टर वू है, वू कंपनी के प्रेसिडेंट, और इनके पास बहुत सारे लग्जरी ब्रांड्स काम करते हैं, लेकिन इनकी कंपनी बैंकरप्ट हो गई है। तभी वो कहती है, आप बैठ जाइए। तभी मिस्टर वू कहते हैं, क्या आप मेरी कंपनी में इन्वेस्ट करने वाली हैं? तभी वो कहती है, नहीं, लेकिन मैं 3 दिन में आपकी कंपनी रिवाइव कर दूंगी, ये मेरा पक्का वादा है आपसे। ये रहे कॉन्ट्रैक्ट पेपर्स, आप एक बार पढ़ लीजिए। जैसे ही वो पढ़ता है तो वो कहता है, ये आप क्या कर रहे हैं कि सेलिब्रिटीज को हटा के जो लोग आपकी वीडियोस में काम कर रहे हैं, जिनकी फैन फॉलोइंग 10 मिलियन से अबव है, हम उनको चांस दें। अगर ये काम नहीं किया तो हमारे ब्रांड्स तो गिर जाएंगे। तभी वो कहती है, ठीक है, अगर आपके ब्रांड्स गिरते हैं तो मैं आपको 100 मिलियन दूंगी। तभी वो कहता है, ठीक है, मैं डील साइन करने के लिए तैयार हूँ। तभी वो एलन से कहती है, एलन 3 दिन में एक बहुत अच्छा होटल बुक करवाओ, मुझे वही होटल बुक करवाना है जो शू फैमिली ने बुक करवाया है, और उससे डबल प्राइस में तुम उसे बुक करवाओ। हम देखते हैं 3 दिन बाद शू फैमिली उस होटल में है जो होटल शुएन ने बुक करवाया है। तभी शू फैमिली वहाँ पे आती है तो मिस्टर शू और मिसेस शू कहती है, रुआरू देखो, ये रही तुम्हारी स्टार्टिंग, यहाँ पे बहुत सारे गेस्ट आए हुए हैं। तभी जेनी कहती है, अरे यहाँ तो वन ऑफ द टॉप सेलिब्रिटी हुसैन आई हुई है, मुझे उनसे मिलना चाहिए। और तभी उसके बाद हाउ जुएन कहता है, अरे यहाँ पे तो टॉप बिजनेसमैन स्पॉट भी आए हुए हैं, ये तो बहुत अच्छी बात है। रुआरू तुम्हारी स्टार्टिंग बहुत अच्छी होने वाली है। तभी रुआरू खुद को इनोसेंट साबित करने के लिए कहती है, काश यहाँ पे शुएन भी होती तो मैं अपना ये मोमेंट उसके साथ शेयर करना चाहती थी। तभी उसके डैड कहते हैं, उस बास्टर्ड का नाम तो तुम यहाँ लो ही मत तो अच्छा होगा। तभी वो कहती है, डैड। तभी वहाँ पे शुएन आ जाती है और वो उन्हें देख के कहती है, यहाँ क्या चल रहा है? तभी मिस्टर शू कहते हैं, लगता है तुम रुआरू के बारे में सब समझ गई हो, तभी तुम माफी मांगने आई हो ना। तुम्हें पता है रुआरू टॉप ब्रांड्स के साथ काम करने वाली है, तभी तुम उसके पास आई हो, ऐसे तो तुम उसके पास कभी नहीं आ सकती थी। लगता है तुम्हारी शॉर्ट वीडियो ऐप काम नहीं कर रही है और तुम्हारी लाइव स्ट्रीमिंग भी काम नहीं कर रही। तभी शुएन कहती है, इन सब के बारे में तो मुझे बताओ ही मत, और रही बात लाइव स्ट्रीमिंग की तो वो तो मुझे पता है कि वो चल रही है या नहीं चल रही है, और मुझे ये तो पता है कि शू रुआरू की कंपनी बैंकरप्ट होने वाली है। तभी मिस्टर शू कहते, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई अपनी बहन की कंपनी को ऐसा बोलने की? तभी वो एलन को इशारा करती है और एलन टीवी ऑन कर देता है तो टीवी में आता है कि शू रुआरू की कंपनी ने ग्लोबल लग्जरी ब्रांड्स के साथ अपनी रिलेशनशिप को आगे बढ़ाया है और वो बहुत ज्यादा फायदे में है। उसके बाद ही नेक्स्ट न्यूज आती है कि डियोट्यूब शॉर्ट वीडियो ने लाइव स्ट्रीम करके अपने हाउस होल्ड चीजों को, अपने लग्जरी ब्रांड्स को और बहुत सारी चीजों के साथ रिश्ते बनाए हैं, जिस वजह से रुआरू की कंपनी बैंकरप्ट होती है। तभी उसके डैड और वो सब हैरान हो
जाते हैं कि ये सब हो क्या रहा है और टीवी बंद हो जाता है। तभी शुएन कहती है अब समझ आया कि क्या हो रहा है। तभी मिस्टर शू कहते हैं तुम ऐसा कैसे कर सकती हो, अपनी बहन की कंपनी के साथ इसे इसकी कंपनी वापस दो। तभी वो रुआरू को थप्पड़ लगा देती है। तो वो कहती है रुआरू कैसा लग रहा है, ये सपना नहीं है, ये हकीकत है, तुम्हारी कंपनी बैंकरप्ट हो चुकी है। तभी मिस्टर शू कहते तुम कैसे ऐसा कर सकते, तुम इतनी खुश कैसे हो सकती हो, तुम्हारी सिस्टर की कंपनी बैंकरप्ट हो गई है और तुम ये सब हरकतें कर रही हो, तुम्हें शर्म नहीं आती। तभी मिस्टर शू कहते हैं तुम इसे कंपनी वापस करो, नहीं तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। तभी शुएन कहती है क्या करोगे, मुझे मारोगे या मुझे नील डाउन करवा के रेन में खड़ा रखोगे या मुझे लॉकर में बंद कर दोगे, मुझे कौन सी पनिशमेंट दोगे, अब मैं आपसे नहीं डरती। और वो एलन को इशारा करती है कि तुम डर्ट लेके आओ और इसके मुंह पे लगाओ। और तभी एलन डर्ट लेके आता है और मिस्टर शू के चेहरे पे लगाने लगता है। तभी वहाँ पे शुएन के फादर आ जाते हैं जो कहते हैं बेटा जो तुमने डिसाइड किया है अब से मैं वही करूँगा, तुम बताओ क्या करना है। तभी वो कहती है चलो डैड हमें सेलिब्रेट करना है, आज मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ। तभी हम देखते हैं टेबल पे एलन, मिस्टर चैन और मिस्टर वू बैठे हैं और वो सेलिब्रेट कर रहे हैं। तभी मिस्टर वू कहते हैं आई एम सॉरी शुएन, मुझे आपकी बातों पे यकीन करना चाहिए था लेकिन मैंने नहीं किया। आज देखिए हमारी कंपनी कहां से कहां पहुंच गई है और मैं चाहता हूं हम आगे भी साथ में काम करें। तभी वहां पे मिस्टर शू आ जाते हैं जो कहते हैं तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, रुआरू बहुत झेल रही है और वो मरने की हालत में है। तभी वो कहती है वो मर जाए तो मेरे लिए अच्छा होगा। तभी वो कहता है उसे कंपनी वापस दो नहीं तो मैं तुम्हारा टेबल यहीं पे गिरा दूंगा। तो उसके डैड कहते हैं तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी को परेशान करने की, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। तभी वो कहता है तुम पीछे रहो, मैं शुएन से बात कर रहा हूँ और वो शुएन को थप्पड़ लगाने लगता है। तभी शुएन उसका हाथ पकड़ देती है। तभी वहाँ पूरी फैमिली आ जाती है जहाँ रुआरू ने अपने हाथ में कट लगाया है वो ऐसा बता रही है। तभी उसकी मॉम कहती है प्लीज इसे इसकी कंपनी वापस दे दो, मैं तुमसे भीख मांग रही हूँ, नहीं तो ये मर जाएगी। तभी वो कहती है अगर इसने मरना है तो ये मरे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो मिस्टर शू कहते हैं तुम्हारा दिमाग खराब हो चुका है। तभी वो मिस्टर शू को कहती है आप तो मेरा मुंह मत खुलवाइए, नहीं तो जो सच मैंने छुपा के रखे हैं मैं वो बाहर निकाल दूंगी। तभी मिस्टर शू कहते हैं कौन सा सच तुम बाहर निकालोगी, मैंने ऐसा कुछ नहीं छुपाया है। तभी वो अपने पर्स से पेपर निकालती है और कहती है आप मुझे बताइए आपका और रुआरू का क्या रिश्ता है, आपकी वो बायोलॉजिकल बेटी है या अडॉप्टेड बेटी है। तभी वो कहता है तुम्हें उससे क्या, तुम कैसी बातें कर रही हो, ये सबको पता है कि अडॉप्टेड बेटी है। तभी मिसेस शू कहती हैं तुम अपने डैड और सिस्टर के बारे में ऐसी बातें कैसे कर सकती हो। तभी वो कहती है मुझे आप पे शर्म आ रही है कि आप किसका साथ दे रहे हो और वो कागज उसके हाथ में दे देती है और बताती है कि रुआरू मिस्टर शू की बायोलॉजिकल बेटी है, उसकी और वेन जीन की। तभी मिसेस शू कहती है ऐसा नहीं हो सकता, ये कैसे हो सकता है। तभी वो उसे थप्पड़ लगा देती है और कहती है मुझे सच बताओ ये सब हो क्या रहा है। तभी वो कहता है ये सब झूठ है, पेपर्स तो झूठ भी हो सकते हैं। तभी शुएन वहाँ पे बैठे डॉक्टर जॉन से पूछती है डॉक्टर जॉन क्या आप अभी टेस्ट ले सकते हैं। तभी मिस्टर शू कहते हैं मुझे कोई टेस्ट नहीं लेना। तभी मिसेस शू कहती है मुझे सच बताओ हो क्या रहा है। तभी वो कहता है ये मेरी बेटी है, मेरी और बेंजिंग की बेटी। तभी मिसेस शू कहती है बेंजिंग तुम्हारी सेक्रेटरी जो मर चुकी है। तभी वो कहता है हाँ वो 20 साल पहले मर चुकी है, रुआरू को जन्म के बाद वो मर चुकी थी और मैं उससे बहुत ज्यादा प्यार करता था। तभी मिसेस शू कहते तो तुम क्यों नहीं मरे। तो वो कहता है मैं भी मरना चाहता था लेकिन रुआरू को देख के मैं मर नहीं सका। तभी शुएन कहती है इन सब में मेरी क्या गलती थी, मुझे तो मेरे मॉम डैड का प्यार चाहिए था लेकिन मेरे पास तो कोई भी नहीं था। तभी रुआरू की मॉम के मरने के बाद सिर्फ मैं ही तो उसके पास बचा था, डैड उसका। और तभी शुएन फिर से कहती है आप तो उसके पास थे लेकिन मेरे पास तो ना मेरी डैड थी ना मॉम, आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। तभी मिस्टर शू कहते हैं तुम्हारी वजह से ही बेंजिंग मरी थी, जिस दिन तुम्हारा जन्म हुआ था उसी दिन उसे ब्रेन हेमरेज हुआ था जिस वजह से वो मर गई थी। मैं तुम्हारी शक्ल तक देखना पसंद नहीं करता, मैं तुमसे नफरत करता हूँ। तभी मिसेस शू कहती हैं तुम कैसे इंसान हो, तुम अपनी ही बेटी से नफरत करते हो, तुमने पूरे परिवार को
धोखा दिया, यहाँ तक कि शुएन को हमसे दूर रखा, तुम उसको अपनी जिंदगी में लेके ही क्यों आए। तभी वो कहता है मैं नहीं चाहता था कि वो ऐसे बाहर भटके, हमारी फैमिली की रेपुटेशन खराब हो, इसलिए मैं उसे इस फैमिली में लेके आया था ताकि जैसा मैं बोलूं वो वैसा ही करे। तभी शुएन कहती है आप लोगों ने मुझसे बहुत ज्यादा झूठ बोला है, रुआरू के कामों में हमेशा सबने पर्दे डाले हैं और यहाँ तक कि जब फायर का इंसिडेंट हुआ था तब भी आपको कोई सबूत नहीं मिला। तभी हाउ जुएन कहता है हाँ लेकिन मुझे कोई भी सबूत अभी तक नहीं मिला। तभी शुएन कहती है सबूत कैसे मिलता, मिस्टर शू ने एक टीम लगाई कि जिससे उन्होंने सारे सबूत मिटा दिए थे ताकि उनकी बेटी सेफली बच सके। ये सब रुआरू का प्लान था और वो तभी रुआरू की जैकेट उतार देती है जहाँ उसकी बैक में कोई भी निशान नहीं है। ये सब देख के वो सब हैरान हो जाते हैं। तभी हाउ जुएन कहता है तुम्हारी बैक तो पूरी जली हुई, ये एकदम से ठीक कैसे हो सकती है। तभी रुआरू कहती है मैंने सर्जरी करवा ली है जिस वजह से ये ठीक हो गई है। तभी जेनी कहती है लास्ट टाइम मैं ही तुम्हारे साथ डॉक्टर के पास गई थी ना, और डॉक्टर ने तो कहा था अभी 2 सिटिंग्स चाहिए तभी तुम्हारी सर्जरी ठीक होगी। तुम झूठ क्यों बोल रही हो, तुमने इतना कुछ किया अभी भी तुम खुद को डिफेंड कर रही हो। तभी शुएन मिस्टर शू से बोलती है कि आपको अपनी बात का कभी कोई रिग्रेट है। तभी वो कहता है मुझे अपनी बात का सिर्फ एक रिग्रेट है कि मैंने तुम्हें जिंदा छोड़ा, मैं तुम्हें अपने परिवार में लेके आया। अगर मैं तुम्हें अपने परिवार में नहीं लाता तो आज मेरी फैमिली बहुत हैप्पी होती, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। और वो अपनी पॉकेट से चाकू निकालता है और वो शुएन को मारने लगता है। जैसे ही वो चाकू शुएन की तरफ करता है तभी उसके स्टेप फादर उसे बचा लेते हैं और वो जाके सीधा रुआरू को लगता है और रुआरू नीचे गिर जाती है। तभी मिस्टर शू चिल्लाने लगते हैं कॉल दी एम्बुलेंस, कॉल दी डॉक्टर, मेरी बेटी को कोई बचा लो। तभी हाउ जुएन उसकी पल्स चेक करता है और कहता है ये मर चुकी है, ये अब जिंदा नहीं है। तभी वहाँ पे सब कहने लगते हैं इसने अपनी बेटी को मारा है, इसे तो जेल होनी चाहिए। तभी शुएन के फादर उसे पकड़ते हैं और कहते हैं तुम्हारे जैसा हार्टलेस पिता मैंने अपनी जिंदगी में नहीं देखा और मैं तुम्हें ये श्योर करवाता हूँ कि तुम्हें जेल होगी। और वो उसे वहाँ से ले जाता है। तभी मिसेस शू उससे माफी मांगती है और कहती है प्लीज बेटा मुझे माफ कर दो, प्लीज हमारे साथ घर चलो। तभी शुएन कहती है मैं तुम्हें कभी माफ नहीं कर सकती क्योंकि अगर शीशा एक बार टूट जाता है उसको फिर से जोड़ते हैं तो उसमें निशान रहते हैं लेकिन वो हमेशा कभी ठीक नहीं होता, मैं आपके साथ कभी नहीं चलूंगी। तभी वो कहती है कि मैंने तुम्हें जन्म दिया है, तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। तो शुएन कहती है अगर आपने मुझे जन्म दिया है तो मेरे स्टेप फादर ने मुझे पाला है 20 साल, मैं उनके साथ ही रहूंगी, मैं आपके साथ कभी नहीं आ सकती। तभी उसकी फैमिली फिर से कहती है कि सिस्टर प्लीज हमारे साथ चलो, ये हमारा खून का रिश्ता है। लेकिन वो मना कर देती है और वो अपने डैड के साथ वहाँ से चली जाती है। तभी हाउ जुएन कहता है मॉम अब क्या करें। तभी उसकी मॉम कहती है बेटा हमें शुएन को जाने देना चाहिए, उसे अपनी जिंदगी जीने देनी चाहिए, उसने वैसे ही हमारे घर में बहुत कुछ देखा है, मैं चाहती हूँ कि वो अब खुश रहे। इसी के साथ ये स्टोरी यहीं खत्म होती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर स्टोरी।